हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। आज हम लोग जीएनएम आयुर्वेदा प्रसूति प्रशिक्षण के अंतर्गत यूनिट 2 में आने वाले 2 और टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जिनका नाम है डिंब वाहिनियां यानी फैलोपियन ट्यूब्स और डिंब ग्रंथियां यानी ओवरीज। हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने योनि यानी वेजाइना और यूटरस यानी गर्भाशय के विषय में चर्चा की थी। आज हम लोग फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही 2 और प्रमुख ऑर्गन्स हैं। तो आइए देखते हैं डिंब वाहिनियां या फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं। गर्भाशय के दोनों ओर पृथु स्नायुओं के ऊपरी छोरों पर परिउदरिया से ढकी हुई 10 सेंटीमीटर या 4 इंच लंबी 2 डिंब वाहिनियां होती हैं। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ट्यूब जैसा या पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब, दोनों ओर 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ये करीबन 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर की छोर पे ये प्रेजेंट होती हैं और ऊपर से ये पेरिटोनियम से कवर्ड होती हैं। वाहिनियों का फैला हुआ बाहरी सिरा परिउदरीय गुहा में खुलता है, यानी पेरिटोनियल कैविटी में खुलता है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब्स आप देख रहे हैं, इसका ये छोर आपको नजर आ रहा होगा जो कि खुला हुआ है, इसका मुंह भी खुला हुआ है। इसी के अंदर से आपकी जो ओवम होती है वो ट्रेवल करती है। दोनों ओर आप देख सकते हैं इसका मुंह खुला हुआ है। ये जो पोर्शन है ये आपको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ऐसे ही फ्री झूलता हुआ मिलेगा। इसकी झल्लरियां या फिम्ब्रिया डिंब ग्रंथियों के पार्श्व तक सटी रहती हैं। वाहिनियों का मध्य में मुड़ा हुआ भाग डिंब ग्रंथियों पर धनु के समान छाया रहता है। तो आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये डिंब ग्रंथियां हैं या ओवरीज जिसे कही जाती हैं। ये जो फिम्ब्रिया पोर्शन है या ये झल्लरी जैसा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये ओवरी के आसपास ही सटा हुआ रहता है। दोनों ओर आप इसे देख सकते हैं, ओवरी के पास ही ये सटी हुई रहती है फिम्ब्रिया, और इसके बाकी का पोर्शन ओवरी के ऊपर मुड़ा हुआ रहता है और धनुष जैसी आकृति बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये एक धनुष जैसी आकृति बना के यहाँ पे मौजूद रहता है। डिंब वाहिनियों की रचना कैसे होती है ये देखते हैं। डिंब वाहिनियां गर्भाशय तक चली जाने वाली पेशीय भित्तियों से निर्मित होती है। तो हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था कि यूटरस की वॉल कैसे बनी हुई होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये जो लेयर्स होती हैं गर्भाशय या यूटरस में, जिससे यूटरस का वॉल बना हुआ होता है, उसी तरह के टिश्यू से फैलोपियन ट्यूब के वॉल्स भी बने हुए होते हैं। इनका बाहरी तल परिउदरिया से ढका रहता है, यानी ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं दोनों ओर, ऐसे देखिए यहाँ पे ये यूटरस है इस तरह का और दोनों ओर फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, है ना। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये बाहर की तरफ से पेरिटोनियम से ढकी होती है, पेरिटोनियम इसके ऊपर छाई हुई होती है। अंदर श्लेष्मिक झिल्ली का स्तर होता है जो रोमक उपकला या सिलिएटेड एपिथेलियम से बना होता है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये ट्यूब या पाइप जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी खाली स्थान होगा या इसके अंदर एक जगह होगी या एक रास्ता जैसा होगा जिसके अंदर से कुछ चीजें ट्रैवल कर सकें, है ना। तो इसके एक पोर्शन को अगर हम काट के देखें तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको। इसमें बाहर की एक मेम्ब्रेन होगी, उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी अंदर की ओर, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक लेयर होगी सीलिएटेड एपिथेलियम की। सीलिएटेड एपिथेलियम का अर्थ क्या होता है? ये जो सेल्स होती हैं इसमें कुछ सीलिया जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। सीलिया आपके लोम जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे स्किन के ऊपर लोम होते हैं, ये सीलिया भी देखने में कुछ इस लोम की तरह ही होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, तो इनको रोमक भी कहा जा सकता है, रोमक। और इस ट्यूब की जो अंदर की लेयर है, अगर हम ट्यूब का ट्रांसवर्स सेक्शन करें कुछ इस तरह गोल दिखेगी, तो इसकी जो अंदर की लेयर होगी इसमें रोमक निकले होंगे अंदर की तरफ, कुछ
इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखेगा अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले तो। अब ये सीलिया यहाँ क्यों मौजूद होता है और इनका काम क्या होता है, ये हम आगे आज की वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए डिंब वाहिनी के खंड क्या होते हैं या पार्ट्स क्या होते हैं। इसे प्राय निम्न 4 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है अंतरालीय खंड, जिसको इंटरस्टिशियल पोर्शन या इंट्राम्यूरल पोर्शन भी कहा जाता है। यह वह खंड है जो गर्भाशय की भित्तियों में छिपा रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो फैलोपियन ट्यूब शुरू हुआ है यूटरस के ऊपर के पोर्शन से, जिसे कॉर्न्यू भी कहा जाता है ना, जो कि सिंग जैसी आकृति का होता है। ये हमने पिछली क्लास भी पढ़ा था। तो ये जो सिंग जैसी आकृति है यूटरस के ऊपरी भाग में, फैलोपियन ट्यूब इसी में से निकलता है। मतलब फैलोपियन ट्यूब का कुछ पोर्शन इसी कॉर्नियो वाले पोर्शन के साथ मिला हुआ होता है, जिसको इंट्राम्यूरल पोर्शन या इंटरस्टिशियल पोर्शन भी कहा जाता है। दूसरा खंड जो इसका आता है संकीर्ण खंड या इस्थमियल पोर्शन इसको कहा जाता है। यह खंड अंतरालीय खंड से सटा रहता है, यानी जहां पर ये इंटरस्टिशियल पोर्शन खत्म होता है वहीं से इस्थमस स्टार्ट हो जाता है या इस्थमियल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा खंड जो इसका है वो है तुम्बिका खंड या एम्पुलरी पोर्शन। यह वाहिनी का चौड़ा भाग है। गर्भाधान की क्रिया इसी खंड में संपादित होती है। तो आप लोग यहाँ ऊपर की डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो इस्थमस वाला पोर्शन है ये बहुत ही पतला रहता है या संकीर्ण रहता है, इसीलिए इसको संकीर्ण खंड भी कहा गया है। इसके बाद जो ये एम्पुला वाला पोर्शन आता है ये चौड़ा हो जाता है धीरे धीरे, और इसके अंदर काफी जगह होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपादित होती है। तो ये फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है ओवम और स्पर्म का मिलना। ठीक, तो ओवम जो ओवरी में बनता है और रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब के अंदर आके एम्पुला तक पहुंचता है, और दूसरी छोर से वजाइना के मार्ग से सर्विक्स के अंदर एंट्री करके जो स्पर्म्स होते हैं, मेल स्पर्म्स, वो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं और ट्रैवल करके एम्पुला तक पहुंचने के बाद ये जो स्पर्म्स होते हैं ये ओवम के साथ कंबाइन होते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपादित होती है। इसको गर्भाधान कहा जाता है क्योंकि इसी फर्टिलाइज्ड ओवम से गर्भ की उत्पत्ति होती है। आखिरी खंड जो है फैलोपियन ट्यूब का वो है झल्लरी खंड या फिम्ब्रिएटेड पोर्शन। यह वाहिनियों का फैला हुआ अंतिम सिरा होता है जहां यह झल्लरी जैसी लटकती रहती है। इसे डिंब झल्लरी, ओवरियन फिम्ब्रिया भी कहते हैं। डिंब ग्रंथियों से निकले परिपक्व डिंब को ये झल्लरियां ही ग्रहण करती हैं। तो इसका जो नीचे का पार्ट है एम्पुला के बाद, ये जो इन्फंडिबुलम और फिम्ब्री आप देख रहे हैं, ये पूरा फिम्ब्रिएटेड पोर्शन या झल्लरी खंड कहा जाता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो खंड है फैलोपियन ट्यूब का, ये फ्री होता है और पेरिटोनियल कैविटी में ये लटकता रहता है। अब ये ओवरी के पास भी सटा होता है। क्यों? क्योंकि इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है ओवम को ग्रहण करना। जब एक ओवम मैच्योर हो जाता है और ओवरी से वो बाहर निकल आता है, वो पेरिटोनियल कैविटी में तैरने लगता है। ये ओवम फिर इस फिम्ब्रिया के द्वारा ही एक्सेप्ट होता है या ग्रहण किया जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाके एम्पुला तक पहुंच पाता है। ये जो झल्लरी या फिम्ब्रिया आप लोग देख रहे हैं, ये फिंगर्स जैसी या उंगलियों जैसी होती है। हमारे हाथ में उंगलियां होती है, बिल्कुल वैसी ही होती हैं। ये ओवम को पकड़ लेती हैं और अपने अंदर ये इसको खींच लेती हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ना कि यूटरस के अंदर। अब आइए देखते हैं फैलोपियन ट्यूब के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। डिंब वाहिनियों का कार्य डिंब ग्रंथियों से उत्सर्जित परिपक्व डिंब को ग्रहण करना और अपनी रोमक उपकला की सहायता से उसे गर्भाशय तक पहुंचाना होता है। तो इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है? ओवरी से जो मैच्योर ओवम रिलीज हुआ या बाहर निकला, ये इसकी उंगलियां जैसी ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये इस ओवम को पकड़ लेती है और अपने अंदर खींच लेती है। इसके अंदर ये जाने के बाद, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि
फेलोपियन ट्यूब की जो अंदर वाली सरफेस होती है वो सिलिएटेड होती है या रोमक होती है। इसमें छोटे छोटे ऐसे लोम जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, है ना। तो ये लोम क्या करते हैं, ये लोम फेलोपियन ट्यूब के अंदर आए हुए ओवम का मूवमेंट कराते हैं। ये एक छोर से दूसरे छोर की ओर ओवम को ले जाते हैं। यहाँ आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ओवम को ये ले जाके फाइनली यूटरस के अंदर पहुंचा देते हैं। डिंबाणु का शुक्राणु द्वारा संसेचन या फर्टिलाइजेशन प्राय इन्हीं वाहिनियों में ही होता है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर इसके एम्पुलरी पोर्शन में होती है। तो इसमें क्या क्या मेन फंक्शंस हो गए, एक तो ये ओवम को ग्रहण करता है, दूसरा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होता है, तीसरा ये ओवम हो या फर्टिलाइज्ड ओवम हो, दोनों को ही फिर गर्भाशय की ओर मूवमेंट कराता है और गर्भाशय में फाइनली पहुंचा देता है अपने सिलिएटेड एपिथेलियम की मदद से। बहुत सारे कपल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि शादी के बहुत सालों बाद तक भी उनको बच्चा नहीं होता है या एक बार भी कंसीव नहीं होता है। तो यहाँ पे जब फेलोपियन ट्यूब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये फेलोपियन ट्यूब का अंदर का रास्ता खुला होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर अंदर का रास्ता कहीं से भी ब्लॉक हो तो क्या होगा, तो ये ओवम ट्रेवल नहीं कर पाएगा, इस तरफ से स्पर्म आके ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर नहीं हो पाएगी। इससे क्या होगा, इससे एक बार भी कभी भी वो कपल कंसीव नहीं करेगा या कभी भी उस लेडीज को बच्चा नहीं होगा। यहाँ यही चीज आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज मौजूद है, यहाँ पे कुछ चीज जमा हो गई है, ब्लॉक कर रही है इस ट्यूब को। तो यहाँ पे यही दिक्कत होगी कि इस ओवरी से जो ओवम रिलीज होगा वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा लेकिन गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगा, और जो स्पर्म्स यहाँ से ट्रेवल करके ऊपर आएंगे वो स्पर्म्स भी इस फेलोपियन ट्यूब की मदद से ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर ये ब्लॉकेज एक तरफ है तो फिर भी थोड़ी राहत है, क्योंकि कम से कम दूसरे साइड का फेलोपियन ट्यूब तो खुला है, वहां से जो ओवम आएगा वो तो कम से कम फर्टिलाइज हो पाएगा। लेकिन अगर दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब्स बंद है तो क्या होगा, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर कभी नहीं हो पाएगी। कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको अपनी एक क्लास में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, यानी गर्भाशय के अलावा अगर कहीं और प्रेगनेंसी हो या कहीं और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम फेलोपियन ट्यूब पढ़ रहे हैं, तो जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो हो सकता है ये खतरा हो कि फर्टिलाइज्ड ओवम फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ठहर जाए और स्थापित हो जाए। अब ये अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही स्थापित हो गई तो क्या होगा, वहां पर ही बच्चा बढ़ने लगेगा और इस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो या फर्टिलाइज्ड ओवम है ये आपके यूटरस तक नहीं पहुंच पाया, जो कि नॉर्मली हमें पता है कि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यूटरस के अंदर की वॉल में होना चाहिए, एंडोमेट्रियम में होना चाहिए, तब जाके वहां पे जो बच्चा बनता है वो यूटरस में पनपता रहता है। लेकिन अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही ये स्थापित हो जाता है तो क्या होगा, वहां पे इतनी जगह नहीं होती कि एक बच्चा अपनी पूरी ग्रोथ वहां पे ले पाए। तो यहाँ पे इस बच्चे के बढ़ने की वजह से ये फेलोपियन ट्यूब फट सकता है, रप्चर हो सकता है और ये माँ की जान को खतरे में डाल सकता है। तो ये तो था फेलोपियन ट्यूब के बारे में। अब आइए चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक की ओर, जो है डिंब ग्रंथियां या ओवरीज। गर्भाशय के दोनों ओर श्रोणि गुहा की पार्श्व भित्तियों में स्थित बादाम के आकार की दो ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें डिंब ग्रंथियां या ओवरीज कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये आपकी ओवरीज है, ये कुछ बादाम के आकार की होती हैं और यूटरस के दोनों साइड्स में एक एक ओवरी मौजूद होती है। ये गर्भाशय के पृथु स्नायु के पश्च भाग से परिउदरिया की लपेट से जुड़ी रहती है। तो हमने जो ब्रॉड लिगामेंट पढ़ा था, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो ब्रॉड लिगामेंट है यहाँ पे, इसके पीछे की ओर
या पोस्टीरियर साइड में ओवरीज मौजूद होती हैं। यहाँ दूसरी साइड में आप देख सकते हैं कि ब्रॉड लिगामेंट यहाँ से निकाल दिया गया है, इसलिए ओवरी आपको क्लियर दिखाई दे रही है। लेकिन इस साइड में ब्रॉड लिगामेंट मौजूद है, तो ये ओवरी जो मौजूद है ये ब्रॉड लिगामेंट के पीछे की तरफ है। और इन ओवरीज के ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पेरिटोनियम का एक पार्ट है जो कि ओवरीज से जुड़ा हुआ है। इसको मेसोवेरियम भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 और लिगामेंट्स दिखाना चाहूंगी। एक यहाँ पे जो यूटरस से निकल के ओवरी तक जा रही है, इसको ओवरियन लिगामेंट कहा जाता है। और दूसरी तरफ आप ये एक लिगामेंट देख सकते हैं, ये भी ओवरी से ही जुड़ा हुआ है, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है। तो ये दोनों ही लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट और आपका ओवरियन लिगामेंट, ओवरी से जुड़ा होता है। और ये दोनों लिगामेंट्स ओवरी को पेल्विक कैविटी के अंदर अपनी स्थान में मौजूद रखने के लिए सहायक होते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये दोनों लिगामेंट्स ओवरी को पेल्विक कैविटी के अंदर लटकाए रखते हैं। ये डिंब वाहिनियों के उस सिरे के अंतिम छोर के ठीक नीचे होती हैं, जो उन पर धनु की तरह छाई रहती हैं, जो कि हमने फेलोपियन ट्यूब पढ़ते वक्त भी डिस्कस किया था कि फेलोपियन ट्यूब्स का जो अंतिम छोर होता है ये ओवरी के पास होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ओवरीज फेलोपियन ट्यूब के इस अंतिम छोर के पास मौजूद होता है। आइए अब थोड़ा सा ओवरी के एनाटॉमी या रचना के बारे में जान लें। इसे मुख्यतया 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक अंतस्था या मेडुला, यह ग्रंथि का केंद्रीय भाग है जो मुख्यतया तंतु ऊतकों या फाइब्रस टिश्यू या तंतु कोशिका पीठिकाओं यानी फाइब्रोसेलुलर स्ट्रोमा से बना होता है। तो यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक ओवरी की पिक्चर है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके बीच का जो पोर्शन है ये मेडुला है। ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये मेडुला है। नीचे वाली डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा जो ब्राउन कलर का टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है बीच में, ये पूरा पोर्शन आपका मेडुला है। दूसरा भाग जो इसका होता है वो है प्रांतस्था या बल्क या कॉर्टेक्स इसको कहा जाता है। ग्रंथि की बाहरी सतह एक उपकला से निर्मित होती है जिसे जननिक उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। तो ये मेडुला के चारों ओर आप ये जो येलो वाला पोर्शन देख रहे हैं ये जर्मिनल लेयर से बनी होती है, इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम या जननिक उपकला हम जिसे बोल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओवरी एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर जीवन भर ओवम बनता रहता है। इसी जर्मिनल एपिथेलियम में जो सेल्स मौजूद होते हैं उन्हीं सेल्स से रोज नए नए फॉलिकल्स जन्म लेते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर ओवम का आकार ले लेते हैं। देखिए इसमें भिन्न भिन्न आकार के पुटिक अवकाश या सिस्टिक स्पेसेस बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, जिन्हें डिंब पुटक या ग्राफियन पुटक अथवा ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। इन्हीं में तरल से घिरे डिंब और वेपित पिंड येलो बॉडीज और कॉर्पस ल्यूटियम रहते हैं, जो डिंब पुटकों के फट जाने पर उनसे निकल गए डिंब और तरल के बाद बनते हैं। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सब क्या चीजें हैं, पुटिक अवकाश, ग्राफियन पुटक, ये कॉर्पस ल्यूटियम, वेपित पिंड, ये सब क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताती हूँ ये सब क्या है। ओवरी के अंदर जब एक ओवम बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस ओवम का विकास अलग अलग स्टेज देके गति करता है। इन्हें ही अलग अलग स्तर में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जब एक ओवरी में ओवम बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो जर्मिनल एपिथेलियम से छोटे छोटे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। यही फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर होती हैं, उनका साइज बढ़ता जाता है और अलग अलग स्तर पे इनका नाम भी बदलता जाता है। जैसे ये छोटी फॉलिकल है, ये जब बड़ी हो जाती है लार्ज फॉलिकल बन जाती है और इसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। ये ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाती है, इनमें से जो ओवम है वो मैच्योर होने के बाद निकल जाता है या बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है,
तो इसके साथ इस फॉलिकल के अंदर मौजूद लिक्विड वाला पोर्शन वो भी निकल जाता है। अब जो बच गया वो भाग क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये वाला, इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ये ग्राफियन फॉलिकल ओवम रिलीज होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, या इसको येलो बॉडीज भी कही जाती हैं। अब एक समय में एक ही फॉलिकल बनेगा ये जरूरी तो नहीं है। ओवरी के अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स बनती रहती हैं जो कि अलग अलग स्तर में मौजूद होती हैं एक ही टाइम पे। इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि छोटी बड़ी बहुत सारी आपको गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। कुछ छोटी फॉलिकल्स होंगी, कुछ मैच्योर फॉलिकल्स होंगी, कुछ कॉर्पस ल्यूटियम आपको दिखाई देगा। तो सारे फॉलिकल्स अलग अलग स्तर में आपको दिखाई देंगे, और इन्हीं को जब आप लोग एक साथ देखोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ओवरी के अंदर सिस्ट बन गई है। इन्हीं को ही सिस्टिक स्पेसेस कहा जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया सिस्ट। जब हम नॉर्मल ओवरी की बात कर रहे हैं, वहां पे सिस्ट बन जाना तो एबनॉर्मलिटी होती है या बीमारी होती है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, ओवरियन सिस्ट, है ना। तो ये एक बीमारी होती है, लेकिन नॉर्मली ये सिस्ट जैसा दिखता है, ये सिस्ट नहीं होता है। प्रत्येक डिंब में लगभग 70,000 डिंबपूटक होते हैं, पर इनमें से सामान्यतया एक ग्रंथि से केवल एक ही डिंबाणु प्रति माह परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है, ओवरी के अंदर जो सिस्टिक स्पेसेस होती हैं वो तो करीबन 70,000 होती हैं। बहुत सारी सिस्टिक स्पेसेस ऐसे भरी हुई होती हैं, है ना, और सभी के अंदर एक एक डिंबाणु मौजूद होता है जो कि परिपक्व होने की योग्यता भी रखता है। लेकिन एक महीने में एक ओवरी से सिर्फ एक ही डिंबाणु मैच्योर होके बाहर निकल पाता है। असामान्य अवस्था में कभी कभी दोनों ही ग्रंथि से या एक से अधिक डिंबाणु भी परिपक्व होकर डिंब वाहिनियों में आ जाते हैं और एक साथ निषेचित होकर एकाधिक प्रसव का कारण बन सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, हमारे शरीर में 2 ओवरीज होती हैं दोनों ओर। एक महीने में एक ओवरी से एक डिंबाणु निकलता है, ये तो अभी हमने पढ़ा। लेकिन मान लो दूसरी ओवरी से भी उसी महीने में एक डिंबाणु मैच्योर होकर निकल गया, तो क्या होगा, तो ये दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब्स में एंटर करेंगी और यूटरस तक पहुंच जाएंगी, और वहां पे ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ओवरी से 2 ओवम रिलीज हो और ये दोनों ही फैलोपियन ट्यूब के अंदर आए और फर्टिलाइज हो जाए। इस केस में भी ट्विन प्रेगनेंसी आपको देखने को मिल सकती है, यानी एक साथ 2 बच्चे गर्भ में स्थापित हो सकते हैं। परिपक्व होने पर यह ग्रंथि की भित्ति को फोड़कर बाहर निकल आता है। बाहर आते ही डिंबवाहिनी इसे ग्रहण कर गर्भाशय तक पहुंचा देती है। तो आइए हम इसे डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि एक ओवम कैसे बनता है। तो ओवरी में जर्मिनल एपिथेलियम से छोटी छोटी फॉलिकल्स का निर्माण होता है, जिसको प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहा जाता है। ये फॉलिकल्स धीरे धीरे बड़ी होती हैं और प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्राइमरी फॉलिकल में आप देख सकते हैं अंदर एक इमैच्योर ओवम आपको दिख रहा होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, छोटा सा अंडाणु जैसा आपको दिख रहा होगा, ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, डेवलपिंग फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, और जब पूरी तरह से ये बड़ा हो जाता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, जिसको मैच्योर फॉलिकल भी कहा जाता है। और इसके अंदर ये जो अंडाणु मौजूद है, इसको सेकेंडरी oocyte बोला जाता है। ये मैच्योर है और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक खाली जगह आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये खाली नहीं होती, इसके अंदर कुछ लिक्विड जैसा पदार्थ मौजूद रहता है। अब इसके अगले स्टेज में आप देख सकते हैं कि क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये फूट जाता है ना, एक साइड से ये रप्चर हो जाता है और ये ओवम अंदर से बाहर आ जाता है। ये मैच्योर ओवम है और बच्चा बनाने की पूरी शक्ति ये रखता है। इस ओवम के साथ इस फॉलिकल के अंदर मौजूद ये लिक्विड वाला जो भी पोर्शन है ये भी रिलीज हो जाता है, और बाकी क्या बच जाता है, सिर्फ ये फॉलिकल की आउटर मेम्ब्रेन बच जाती है, जो आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। इस कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर आप एक छोटा सा ब्लड क्लॉट यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का। अब ये क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल यहाँ से रप्चर हो गया है, ओवरी की
जो टिश्यूज है वो भी रप्चर हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई होती है जो कि इसी के अंदर फिर जमा हो जाती है, यही ब्लड क्लॉट बन जाती है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे चल के कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी के अंदर ये यूं ही पड़ा रहता है। अब हम थोड़ा ओवम के विषय में भी जान लेते हैं। ये जो ओवम रिलीज हुआ ये फिर कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, ये ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है और वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा? ये ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर से यूटरस में पहुंच जाएगा और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी मासिक स्राव के दौरान ये बाहर निकल जाएगा। तो स्त्री के प्रजनन आयु के दौरान हर महीने मासिक स्राव होता है और हर महीने कम से कम एक ओवरी में से एक ओवम मैच्योर जरूर होता है और रिलीज जरूर होता है। अब आप लोगों के मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि अगर ये ओवम बाहर रिलीज नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला, तो फिर इस ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा? तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि अगर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवम रिलीज नहीं हुआ और अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर नहीं निकला तो धीरे धीरे ये ओवम उसी के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल एक सिस्ट का आकार ग्रहण कर लेगी। जैसे आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो ओवरी है इसके अंदर ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है। इसके अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल थी वो सिस्ट बन गई है और ये सिस्ट बढ़ते ही जा रहा है। इसके अंदर एक ही सिस्ट है, इसीलिए इसे ओवरियन सिस्ट कहा जाता है। और दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी सिस्ट्स नजर आएंगी। ये देखिए बहुत सारी सिस्ट आपको ओवरी में नजर आएंगी। नीचे वाले डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए एक महीने में एक ओवम रिलीज नहीं हुआ, उसके अगले महीने फिर और एक ओवम बनेगा और वो भी रिलीज नहीं हुआ तो दूसरी सिस्ट बन गई। तीसरे महीने में एक और ओवम बनेगा, वो रिलीज नहीं हुआ तो फिर एक और सिस्ट बन गई। ऐसे ही पॉलीसिस्टिक ओवरी जो डिजीज होती है या जो बीमारी होती है, उस बीमारी की शुरुआत ऐसे ही होती है। अगर आपके शरीर में कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से ये ओवम मैच्योर नहीं हो पा रहा है और ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो ये आगे चल के सिस्ट का रूप धारण कर लेती है और ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट धीरे धीरे बन जाती है। एक सिस्ट क्या होती है? एक सिस्ट एक मेम्ब्रेन बाउंड खाली स्पेस होती है जिसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन हो और इसके अंदर लिक्विड जैसा कुछ भरा रहे, तब आप इसको सिस्ट कहते हो। एक सिस्ट हो तो आप उसको ओवरियन सिस्ट बोल सकते हो और एक से ज्यादा सिस्ट हो तो इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज भी बोल सकते हैं। आइए अब देखते हैं ओवरीज के फंक्शन क्या क्या होते हैं। इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं। एक तो हो गया डिंबाणुओं का उत्पादन करना, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो इसका कार्य है वो है दो प्रकार के अंतःस्रावों को स्रवित करना। एक आपका है ईस्ट्रोजन, दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन। इनमें से ईस्ट्रोजन डिंब पुटकों से और प्रोजेस्टेरॉन पीत पिंडों से स्रवित होता है। इसका अर्थ क्या है? ये जो ग्राफियन फॉलिकल आप लोग देख रहे हो, इसमें से ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है और ओवम रिलीज होने के बाद जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम से आपका प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो स्त्री के प्रजनन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इनके अतिरिक्त इनसे एक प्रकार का स्राव और निकलता है जिसे रिलैक्सिन कहते हैं। ये रिलैक्सिन गर्भ के विकास के दौरान पूरी प्रेगनेंसी टाइम में आपके यूटरस को, पेल्विक मसल्स को, पेल्विक बोन्स जो लिगामेंट से जुड़ी हुई हैं, उन सबको रिलैक्स स्टेट में रखती हैं या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देती हैं, जिससे गर्भाशय के अंदर गर्भ का विकास बहुत ही सुखपूर्वक होता है। यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता और गर्भ बाहर नहीं निकलता है। पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में रिलैक्सिन ही है जो प्रेगनेंसी के स्टेट को मेंटेन करके रखता है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे।
आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस में आपको कोई दिक्कत अनुभव ना हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।